वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। इस सीरीज लेक्चर सीरीज का प्रॉब्लम 3 हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 3 इज ऑन सिंगल रो डिप ग्रू बॉल बेयरिंग। द प्रॉब्लम इज इन दिस वे: द सिंगल रो डिप ग्रू बॉल bearing subjected to following work cycle. The work cycles are shown. There are 3 work cycles. If LH10 life is 12,000 hours at 95% reliability, इतना LH10 लाइफ है 12,000 आवर्स और रिलायबिलिटी कितने रिलायबिलिटी पे 95% रिलायबिलिटी पे है। लेकिन हमें 90% रिलायबिलिटी दैट इज L10 लाइफ मतलब बेयरिंग 90% ऑफ द बेयरिंग दैट कैन कंप्लीट मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस विदाउट फर्स्ट डिविडेंस ऑफ द फटिग फेल्योर। तो LH10 लाइफ इज 12,000 आवर्स एट 95% ऑफ द रिलायबिलिटी। तो ये LH लाइफ इन आवर्स ये 95% रिलायबिलिटी पे दिया है। फाइंड द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग एट 90% रिलायबिलिटी। तो L10 लाइफ हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड कैलकुलेट करना होगा और फिर हम L10 लाइफ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है। सो डायनेमिक कैपेसिटी इज C इज इक्वल टू PE इंटू L10⁻⁻⁻, राइट। अगर हम इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे, L10 लाइफ इन मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो हम डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें C दैट इज डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है। एंड सिस्टम रिलायबिलिटी इफ सच 6 बेयरिंग्स आर देयर, सिस्टम का रिलायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसमें 6 बेयरिंग है तो उसका सिस्टम का रिलायबिलिटी कितना होगा। ये 7 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आया था दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे हमें टेबल दिया है। टेबल में क्या क्या है, रेडियल लोड इन किलोन्यूटन है, वर्क साइकिल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिर ये रेडियल लोड की वैल्यू है। फर्स्ट वर्क साइकिल में 10 किलोन्यूटन है, दूसरे वर्क साइकिल में 5.5 किलोन्यूटन है, तीसरे वर्क साइकिल में रेडियल लोड कुछ भी नहीं है, डैश है। एक्सियल लोड किलोन्यूटन में दिया है। एक्स एंड वाई फैक्टर्स आर आल्सो गिवन फॉर द 3 वर्क साइकिल्स। रेस रोटेटिंग, इनर आउटर रेस, कौन सा रेस रोटेटिंग है वो भी दिया है। सर्विस फैक्टर दिया है। स्पीड इन आरपीएम दिया है, तीनों वर्क साइकिल एलिमेंट के लिए स्पीड दिया है, right, in RPM, and percentage of time that work cycle is completed. So percentage of time दिया है 40%, 30%, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 100% complete work cycle मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें LH05 लाइफ दिया है, LH05, because this life of the bearing is in hours and based on 95% reliability. Therefore, it is LH05 life, LH05। प्रॉब्लम में LH10 लिखा है लेकिन उसके जगह पे ये LH05 होना चाहिए। So this life is in hours based on a 95% reliability. So LH05, right? तो ये कितना दिया है, 12,000 आवर्स दिया है और रिलायबिलिटी कितना है, R कितना है, 95% मीन्स 0.95 इतना रिलायबिलिटी है। तो ये दिया है और हमें डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी बेयरिंग का हमें फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। और सिस्टम का रिलायबिलिटी कितना होगा, अगर 6 बेयरिंग है इसमें एप्लीकेशन में तो सिस्टम का रिलायबिलिटी कितना होगा। तो ये 3 वर्क साइकिल है इस प्रॉब्लम में। तो हमें 1 बाय 1 हर एक वर्क साइकिल में कितना डायनामिक लोड एक्ट हो रहा है, P1 और N1 कितना है उसका वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे P2 N2 कैलकुलेट करेंगे, P3 N3 कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तीनों का हमें क्या करना है, तीनों वर्क साइकिल एलिमेंट का इक्विवेलेंट डायनामिक लोड और उसके स्पीड मिलियंस ऑफ रिवोल्यूशंस में हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कंसीडरिंग वर्क साइकिल एलिमेंट 1, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड P1 इज इक्वल टू x1 V1 FR1 प्लस y1 इंटू FA1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय K1, where x1 and y1 are the radial load and axial load factors. V1 is a race rotation factor. V1 is रेस कौन सा रोटेटिंग है वो देख के हमें V1 का वैल्यू चूज करना है। तो फर्स्ट वर्क साइकिल में इनर रेस रोटेटिंग है तो V1 का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है। V1 इज 1। x1 कितना है फर्स्ट वर्क साइकिल के लिए, x1 कितना है, x1 है 0.56, तो x1 0.56 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इनर रेस रोटेटिंग इज 1। FR1 कितना है 3 किलोन्यूटन, FR1 इज 10 किलोमीटर। दिस इज अ रेडियल लोड कॉलम, रेडियल लोड इज 10 किलोमीटर। सो FR1 का वैल्यू यहाँ पे 10 लिया हमने। प्लस y1 कितना है, y1 फर्स्ट वर्क साइकिल एलिमेंट के लिए y1 2 है। एक्सियल लोड कितना है 3 किलोमीटर का एक्सियल लोड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन फैक्टर फॉर द वर्क साइकिल एलिमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन फैक्टर CS दिया है। CS इज नथिंग बट K1 और K2 K3, राइट। Here it is denoted by CS. CS is also service factor, right? So don't get confused with these notations. So work cycle element 1 के लिए application factor 1 दिया है टेबल में, वो हमने लिया multiplied by 1. तो P1 हमारा आ गया इक्विवेलेंट डायनामिक लोड फॉर द वर्क साइकिल एलिमेंट 1 11.6 किलोमीटर।
इतना हमारा इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड फर्स्ट वर्क साइकिल में आया है। फिर हमें N1 कैलकुलेट करना है। N1 इज द स्पीड ऑफ द बेयरिंग इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस, राइट। तो फर्स्ट वर्क साइकिल में फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन यहाँ पे हमें टेबल से देखना होगा। तो फर्स्ट वर्क साइकिल के लिए फ्रैक्शन कितना है, टाइम कितना है, 40%। 40% मीन्स 0.40। फ्रैक्शन कितना हुआ, 40% मीन्स 40/100, दैट इज 0.4। तो N1 कैलकुलेट करते वक्त हमें फ्रैक्शन लेना है फर्स्ट वर्क साइकिल के लिए 0.4। तो ये ठीक से समझना है हमें। 0.4 इंटू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ L10 लाइफ। So 60 into N1 into LH10 divided by 10⁶. And this life is in millions of revolutions. That's why it is divided by 10⁶. तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करेंगे 0.4 इंटू 60 इंटू N1 हमारा स्पीड था वर्क साइकिल एलिमेंट 1 के लिए स्पीड हमारा है 400। तो N1 का वैल्यू हमें यहाँ पे 400 RPM लेना है, मल्टीप्लाइड बाय LH10 हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। LH10 डिवाइड बाय 10⁶। तो N1 का हमारा इक्वेशन आया 9.6 इंटू 10⁻³ इंटू LH10। LH10 हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में, LH10 फाइंड आउट करना है। तो N1 का इन टर्म्स ऑफ LH10 ये इक्वेशन आया 9.6 इंटू 10⁻³ LH10 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो ये वर्क साइकिल एलिमेंट 1 के लिए हमने P1 और N1 निकाला। सिमिलरली हमें वर्क साइकिल एलिमेंट 2 के लिए P2 और N2 कैलकुलेट करना है। So P2 is equal to x2 v2 fr2 plus y2 into fa2 whole multiplied by k2. So P2 is equal to x2 and y2 for the second work cycle। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें ये वैल्यूज सेकेंड वर्क साइकिल के लिए वैल्यूज सेकेंड रो हमें पूरा यूटिलाइज करना है। सेकेंड वर्क साइकिल के लिए ये पूरा सेकेंड रो के वैल्यूज हमें यहाँ कैलकुलेशन के लिए लेना है। तो x2 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 0 है। रेस रोटेशन क्या है, आउटर रेस रोटेटिंग है, तो v2 कितना लेते हैं, 1.2 लेते हैं। रोटेशन फैक्टर 1.2 लेना है। सर्विस फैक्टर यहाँ पे K2 कितना है, 1.25। रेडियल लोड कितना है, 5.5 किलोन्यूटन। एक्सियल लोड कितना है, 1 किलोन्यूटन। स्पीड कितना है, 800। और फ्रैक्शन ऑफ टाइम कितना है, 30% मीन्स 0.30। तो ये सेकेंड रो के सभी पैरामीटर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए लेना है। तो इक्विवेलेंट डायनामिक लोड हमारा हो गया है P2 इज इक्वल टू x2 हमारा 1 है, राइट। V2 आउटर रेस रोटेटिंग है इसलिए 1.2 है, मल्टीप्लाइड बाय FR2 टेबल में से ये वैल्यू है 5.5 किलोन्यूटन, प्लस y2 है 0 इंटू एक्सियल लोड इज 1 किलोन्यूटन। सो 0 इंटू 1 होल मल्टीप्लाइड बाय K2 सर्विस फैक्टर सेकेंड वर्क साइकिल एलिमेंट के लिए 1.25 है गिवन है। तो हमारा इक्विवेलेंट डायनामिक लोड फॉर वर्क साइकिल एलिमेंट 2 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। P2 इज इक्वल टू 8.25 किलोन्यूटन फॉर द वर्क साइकिल एलिमेंट 2। तो हमने इक्विवेलेंट डायनामिक लोड कैलकुलेट किया। नाउ हमें स्पीड N2 कैलकुलेट करना है। स्पीड N2 हमें कैलकुलेट करना है। स्पीड N2 इज इक्वल टू सेकेंड वर्क साइकिल 30% ऑफ टाइम दिया है हमें प्रॉब्लम में, 30% टाइम दिया है। तो 30 डिवाइड बाय 100 इज 0.3। फ्रैक्शन कितना है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू N2 इंटू LH10 अपॉन 10⁶। तो ये आया 0.3 इंटू 60 इंटू N2 स्पीड ऑफ द बेयरिंग इन द सेकेंड वर्क साइकिल एलिमेंट इज 800 RPM इंटू LH10 डिवाइडेड बाय 10⁶। तो ये हमारा N2 स्पीड आ गया हमारा 14.4 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 या दैट इज इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन। तो अभी थर्ड वर्क साइकिल एलिमेंट का हमें कैलकुलेशंस करना है। थर्ड वर्क साइकिल एलिमेंट में P3 इक्विवेलेंट डायनामिक लोड कितना है, 0 है। क्यों 0 आ रहा है ये हमें यहाँ पे देखना है। क्यों 0 आ रहा है थर्ड वर्क साइकिल एलिमेंट के लिए डायनामिक लोड क्यों 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेडियल लोड कितना है, XV/FR प्लस YFA मल्टीप्लाइड बाय K। FR और FA 0 है वैल्यू, डैश है मतलब 0 है, X और Y वैल्यू भी 0 है। तो आंसर क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट डायनामिक लोड का आंसर आने वाला है 0, राइट। सर्विस फैक्टर भी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे इनर रेस रोटेटिंग है सिर्फ बस, बाकी सभी वैल्यूज नहीं है। और स्पीड वर्क साइकिल एलिमेंट 3 के लिए स्पीड कितना है, 600 RPM। और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम ले रहा है, 30% मीन्स 0.3। ये फ्रैक्शन N3 कैलकुलेट करते वक्त हमें लेना है। डायनामिक लोड हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ गया क्योंकि देयर इज नो रेडियल लोड, देयर इज नो एक्सियल लोड, X and Y factors are also 0. So dynamic load calculation for the work cycle element 3 is 0 for this problem. So N3 that is speed of the bearing in a work cycle element 3, 30% of time यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो 30 divided by 100 is 0.3 into 60 into N3 into LH10 upon 10⁶। So 0.3 into 60 into N3 600 RPM दिया है थर्ड वर्क साइकिल एलिमेंट के लिए, मल्टीप्लाइड बाय LH10 हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 10⁶। तो हमारा ये N3 का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ LH10 आ गया। तो वर्क साइकिल एलिमेंट का 3 के लिए हमने स्पीड कैलकुलेट किया। N3 इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो N1 N2 N3 हमने कैलकुलेट कर लिए, P1 P2 P3 हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डायनामिक लोड फॉर दिस केस। So equivalent dynamic load is calculated by this formula.
देयर आर 3 वर्क साइकिल्स, सो फॉर्मूला इज n1 pe1 क्यूब प्लस n2 pe2 क्यूब प्लस n3 pe3 क्यूब डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड होल रेज टू 1/3। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। n1 का हमारा वैल्यू था 9.6 इंटू 10⁻³ 9.6 इंटू 10⁻³ LH10, ये वैल्यू n1 का है। n2 का वैल्यू ये है 14.4 इंटू 10⁻³ इंटू LH10, और n3 का वैल्यू यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10.8 इंटू 10⁻³ LH10। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूले में ये n1 n2 n3 के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ LH10 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, n1 इज 9.6 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 मल्टीप्लाइड बाय P1 इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड फॉर द वर्क साइकिल एलिमेंट 1 के लिए कितना था, P1 11.6 किलो न्यूटन और P2 था 8.25 किलो न्यूटन, ये वैल्यूज हमें लेने हैं। और P3 0 था। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। पहले n1 हमने लिया 9.6 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 मल्टीप्लाइड बाय 11.6 किलो न्यूटन क्यूब, ये n1 pe1 क्यूब टर्म हो गया। फिर n2 है 14.4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय LH10 मल्टीप्लाइड बाय P2 8.25 क्यूब प्लस थर्ड टर्म n3 है 10.8 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 मल्टीप्लाइड बाय P3 था 0 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय n1 इज 9.6 इंटू 10⁻³ LH10 प्लस n2 इज 14.4 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 प्लस n3 10.8 इंटू 10⁻³ इंटू LH10 एंड दिस होल रेज टू 1/3। ये सभी का रेज टू 1/3 है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमरेटर भी में LH10 कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी LH10 कॉमन है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड का आंसर मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड कितना है 8.7195 किलो न्यूटन, इतना इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड इस प्रॉब्लम में एक्ट हो रहा है, बेरिंग पे इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड एक्ट हो रहा है। इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड के बाद हमें कैलकुलेट करना है L10 लाइफ, दैट इज रेटिंग लाइफ ऑफ द बेरिंग इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। We know L10 life is nothing but the summation of N1, N2 and N3. So L10 is equal to N1 plus N2 plus N3. L10 is equal to N1 हमारा था in terms of LH10 9.6 into 10⁻³ into LH10 plus N2 था 14.4 into 10⁻³ into LH10 plus N3 था 10.8 into 10⁻³ into LH10। तो हमें L10 is equal to, ये तीनों में कॉमन क्या है 10⁻³ into LH10 कॉमन है, तो ये इन तीनों का एडिशन करेंगे 9.6 प्लस 14.4 प्लस 10.8, तो ये 34.8 आता है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ into LH10 इज अ कॉमन। सो L10 लाइफ वी गेट इक्वेशन 34.8 into 10⁻³ into LH10 दैट इज इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन। उसको इक्वेशन ए बोलेंगे, इसको इक्वेशन ए बोलेंगे। तो L10 लाइफ हमने इन टर्म्स ऑफ LH10 लाइफ, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हमें दिया क्या है प्रॉब्लम में, LH05 लाइफ दिया है। LH05 लाइफ क्या है, बेस्ड ऑन 95% रिलायबिलिटी। ग्रुप ऑफ बेरिंग में से 95% ऑफ बेरिंग जितना आवर्स का लाइफ सर्विस दे रहे हैं विदाउट फटीग फेल्योर, वो लाइफ क्या है, LH05 लाइफ है, LH05 लाइफ। सो LH05 इज 12,000 आवर्स। तो हमें यहाँ पे रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन LH05 लाइफ एंड LH10 लाइफ। दोनों लाइफ आवर्स में ही है, एक है 90, एक लाइफ है LH10 ये बेस्ड ऑन 90% रिलायबिलिटी एंड LH05 लाइफ है 95% रिलायबिलिटी में। तो दोनों में रिलेशन देने वाला ये इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना है हमें। LH05 इज इक्वल टू 4.48 इंटू LH10 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय आर होल लॉग का नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय आर का रेज टू 1/1.5। नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय आर का ये रेज टू 1/1.5 है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, LH05 एंड LH10 में जो रिलेशन का फॉर्मूला है, इस तरह से ये रिलेशन है। LH05 इज इक्वल टू 4.48 इंटू LH10 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय आर रेज टू 1/1.5। तो LH05 लाइफ कितना दिया है प्रॉब्लम में, ये गिवन है 12,000 आवर्स। LH05 इक्वल टू 4.48 मल्टीप्लाइड बाय LH10 लाइफ हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल लॉग टू द बेस ये है, मतलब नेचुरल लॉग है, कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग ln है ये। सो नेचुरल लॉग ऑफ 1/r कितना है, रिलायबिलिटी कितना है, 95% है रिलायबिलिटी, तो 0.95 एंड दिस होल नेचुरल लॉग का वैल्यू रेज टू 1/1.5 है। तो ये हम अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, LH10 इज इक्वल टू 12,000 को 4.48 और इस लॉग ऑफ ये टर्म है उससे डिवाइड करेंगे। 12 LH10 इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 4.48 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/0.95 होल नेचुरल लॉग रेज टू 1/1.5। ये वर्कआउट करेंगे आंसर, तो आंसर आता है LH10 इज इक्वल टू 19402.73 आवर्स लाइफ ऑफ द बेरिंग इन आवर्स बेस्ड ऑन 90% रिलायबिलिटी। LH10 मतलब क्या है, 90% रिलायबिलिटी। तो ये इतने आवर्स का लाइफ आ गया 19,402.73 आवर्स, इतने आवर्स का लाइफ हमें
यहाँ पे LH10 लाइफ मिल गया। अभी ये LH10 लाइफ इक्वेशन ए क्या है, L10 लाइफ और LH10 लाइफ में रिलेशन है। तो LH10 का जो वैल्यू आया था 19,402.73 आवर्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो हमें क्या मिल जाएगा, L10 लाइफ इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन मिलेगा। तो ये LH10 का वैल्यू इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, L10 is equal to 34.8 into 10 raised to minus 3 into LH10 is 19,402.73, राइट। तो ये L10 लाइफ कितना आया, L10 लाइफ आ गया 675.215 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन। इतने मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस ये बेरिंग का रेटिंग लाइफ है इन मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। L10 लाइफ मतलब क्या, इट इज बेस्ड ऑन 90% रिलायबिलिटी। तो हमें डायनामिक कैपेसिटी कैलकुलेट करते वक्त हमें L10 लाइफ चाहिए। L10 लाइफ कितने रिलायबिलिटी पे है, 90% रिलायबिलिटी पे है। तो L10 लाइफ हमने मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशन में कैलकुलेट कर लिया, 675.215 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो अभी हम बेसिक डायनामिक कैपेसिटी इस बेरिंग का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आंसर हमें फाइंड आउट करना था इस प्रॉब्लम में। तो C बेसिक डायनामिक कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, P दैट इज इक्विवेलेंट डायनामिक लोड मल्टीप्लाइड बाय L10 रेज़्ड टू 1/3। ये फॉर्मूला है डायनामिक कैपेसिटी का। तो इक्विवेलेंट डायनामिक लोड हमने कैलकुलेट कर लिया था, L10 लाइफ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट डायनामिक लोड हमारा कितना था। इक्विवेलेंट डायनामिक लोड था हमारा 8.7195 और L10 लाइफ है हमारा, L10 लाइफ अभी हमने कैलकुलेट कर दिया, L10 लाइफ है 675.215 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू P इंटू L10 रेज़्ड टू 1/3, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। 8.7195 किलोन्यूटन इज द इक्विवेलेंट डायनामिक लोड फॉर दिस प्रॉब्लम इंटू L10 लाइफ अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 675.215 मिलियंस ऑफ रेवोल्यूशंस रेज़्ड टू 1/3। तो ये डायनामिक कैपेसिटी आ गया हमारा 76.496 किलोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है इस प्रॉब्लम का, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। डायनामिक कैपेसिटी ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी एट 90% रिलायबिलिटी इज C इज इक्वल टू 76.496 किलो न्यूटन। इतना ये इस बेरिंग का, सिंगल रोड डीप ग्रुप बॉल बेरिंग का डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है। दूसरा आंसर हमें कैलकुलेट करना था, वो है सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी, देयर आर 6 बेरिंग्स इन द system. If there are 6 bearings in the system, then what is the reliability of the 6 bearing as a system? So Rn is equal to R raised to n. R is nothing but 0.95, that is 95% reliability, 0.95 raised to 6। तो ये 6 बेरिंग का टोटल मिला के सिस्टम रिलायबिलिटी आ गया 0.7351। तो Rn कितना आया 0.7351, इसका मतलब 73.51% इज द रिलायबिलिटी ऑफ द 6 सच बेरिंग्स इन द सिस्टम। तो ये दूसरा आंसर है हमारा, इस प्रॉब्लम का दूसरा आंसर है। सिस्टम का रिलायबिलिटी है 73.51% और डायनामिक लोड है 76.496 किलोमीटर। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सेम रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग।